हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र विषय के लास्ट चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहला सवाल देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, दूसरा ऑप्शन है J.S. मिल, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन नंबर डी है गार्डनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर ए। इसे याद कर लें, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1789 में डैश क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 9th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ें और 10th में भी पढ़ना है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तीसरा सवाल है, किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उसी के समय 1789 क्रांति के समय ही ये नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से ही संबंधित है। चौथा नंबर सवाल है, विधि के शासन की शुरुआत किस देश में से हुआ? विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से। यानी विधि के शासन का अर्थ ये होता है कि संवैधानिक शासन व्यवस्था की शुरुआत, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो संवैधानिक रूप से कार्य करे, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान के। अगला सवाल है छठा नंबर, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो 1688 में हुआ था, इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में एक उत्तरदायी सरकार का गठन होने लगा। तो इस सिद्धांत इसी क्रांति की देन है, गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपको बताते चले ब्रिटेन, अमेरिका और भारत, ये 3 ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि इन देशों में जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और ये जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार निर्माण में भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते हैं, है ना। 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायसी, ऑप्शन नंबर बी डायसी। अगला सवाल है 9 नंबर, देखते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ऊपर ही हम कुछ देर पहले बताए थे 1688 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? यानी कितनी प्रतिशत है लगभग? तो इसका आंसर हो जाएगा 81.40 करोड़ जो है भारत में अभी मतदाता हैं। ठीक है, जो वोट देते हैं।
आगे, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। यानी 1/4 का मतलब क्या, लगभग 25% ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें अभी लोकतांत्रिक शासन नहीं है। कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को कहाँ जन्म दिया? यानी ईसाई धर्म के जो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है, इसके बीच हिंसक संघर्ष कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड में। अगला प्रश्न है, टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन? इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाने की। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। मुद्रा का अवैध आगमन, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अखंडता, आतंकवाद, क्षेत्रवाद। देखिए, एक समस्या के रूप में, लोकतांत्रिक समस्या के रूप में देखा जाए तो ये है, आतंकवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, परंतु राष्ट्रीय अखंडता जो है, ये अखंडता का मतलब हो गया कि यूनिटी, यानी ये कोई समस्या थोड़ी ना है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक समस्या कौन नहीं है ना? तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर सवाल है, इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों देश ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है और यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वे जनप्रतिनिधि सरकार निर्माण में भाग लेकर शासन करते हैं। ठीक है, 18 नंबर है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक है। 2009 में नेपाल का अपना संविधान निर्माण हुआ और लोकतांत्रिक रूप से शासन को स्थापित किया गया 2009 से। 2006 के बाद ही राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, परंतु 2009 तक यहाँ पे संविधान निर्माण हुआ और पूर्ण लोकतांत्रिक देश के रूप में यह शासन संभाला। 19 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र कितने अंग है ना? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, लोकतंत्रात्मक है। अगला सवाल है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है? कोई भी लोकतांत्रिक देश जो है सफल तब हो सकता है जब, ऑप्शन है चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, नीति आयोग। देखिए, ये तो ऑप्शन देखने से लग रहा है कि चारों सही है, परंतु इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है जो लोकतंत्र की सफलता में सर्वमान्य सत्य है, जो इसकी भूमिका होगी, वो ऑप्शन आप लोग को है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका देश की लोकतंत्र की जड़ होती है, यह मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कथन है। किसने कहा था ये? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन,
अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी या अलेक्जेंडर हैमिल्टन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ये बातें कही थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक शासन से संबंधित इन्होंने बात जो रखी बहुत बेहतरीन कही। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? सभी है इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं, जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद, इनमें से सभी इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? कौन जो है भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, देखो कोई भी भेदभाव है जो समाप्त हो रहा है अगर मान लो कि, तो वो कोई चुनौती थोड़ी ना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होना चाहिए। बाकी को भी देख लेते हैं। संघ और इकाइयों के बीच टकराव चुनौती है, भेदभाव चुनौती है, मजबूरी, गठबंधन की मजबूरी चुनौती है, बट समाप्त करना यानी भेदभाव को समाप्त कर देना कोई चुनौती थोड़ी ना है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार से बड़ा कोई चुनौती अभी वर्तमान में तो दिखता नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। गरीबी भी एक चुनौती है, परंतु सबसे अधिक जो है वो भ्रष्टाचार। 26 नंबर है, भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, देखिए समाप्त करना है, भेदभाव को समाप्त करना कोई चुनौती नहीं है। आतंकवाद एक चुनौती है, जातीय समस्या को समाप्त करना कोई चुनौती नहीं है, और ना ही नागरिक अधिकारों को लागू करना चुनौती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद। 27 नंबर है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए बाधा का मतलब है कि लोकतंत्र में रुकावट डालने वाला एलिमेंट्स, तो वो कौन सा है? लोकतंत्र में आस्था कोई बाधा थोड़ी ना है, अशिक्षा है, सामाजिक समानता नहीं है, है ना, और मतलब सामाजिक समानता जो है कोई बाधा थोड़ी ना है, ये बोल रहे हैं, और राजनीतिक जागृति भी कोई बाधा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशिक्षा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन का मूल्यांकन करके आंसर देना ज़्यादा अच्छा रहता है, आप लोग भी इस तरह से ही करिएगा। आगे है 28 नंबर, निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? देखिए सामाजिक कुरीति का मतलब होता है जो समाज के लिए ठीक नहीं हो, है ना, तो ऐसा ऑप्शन लेना है जो इस सामाजिक कुरीति में नहीं होगा, है ना। बाल मजदूरी एक सामाजिक कुरीति है, क्योंकि बच्चों को मजदूरी करने से रोका जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो पढ़ने का टाइम होता है ना। नारी शोषण ये तो सामाजिक कुरीति है, जातिवाद सामाजिक कुरीति है, राष्ट्रीयता ये थोड़ी ना है कोई सामाजिक कुरीति, ये तो आवश्यक है, अपने देश के प्रति प्रेम। 29 नंबर है, 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, जो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का ये गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए द्वारा लोकसभा में 543 सीटों में से कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 265, ठीक है, 265, ऑप्शन नंबर डी। ये 15वें लोकसभा चुनाव की बात हो रही है जो 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में, जिसमें यूपीए की सरकार ही बनी थी, 265 सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर जो है किस पर लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है 31 नंबर, इनमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, व्यय, निगम कर, विक्री कर या संपत्ति कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर, यानी कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड रहता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो कर है उस पर लगता ही है ना। 32 नंबर है, लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? समानता की भावना को, गरिमा और प्रतिष्ठा को, ये दोनों को।
तो सही है, दोनों ऑप्शन ठीक है, ये दोनों को लोकतंत्र बढ़ावा देता है, समझे। और विशेषाधिकार को नहीं देता है, किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है लोकतंत्र, और फैसला लेने की गुणवत्ता देता है। यानी पूछ रहा है कि कौन से किसको बढ़ावा नहीं देता है, नहीं वाला ऑप्शन लेना होगा जो नकारात्मक हो, तो विशेषाधिकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 में, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1871 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर सवाल है, महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? ठीक है, महिला आरक्षण जो विधेयक है इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका आंसर है 33%, यानी राष्ट्रीय स्तर पर 33% जो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। अगला सवाल है 35 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका आंसर है 10%, ऑप्शन नंबर ए 10%। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? इसका आंसर है 1990, ठीक है, 1990 में बना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है? देखिए, लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार होता है, ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या आयरलैंड। देखिए, भारत तो हो नहीं सकता है क्योंकि भारत में महिलाओं की भागीदारी मात्र 11% के आसपास ही है राजनीति में। जहाँ तक बात करें ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड की, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा है ना। 39 नंबर है, इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौतियों का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें से कौन जो है जो लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायतें वापस लेने का दबाव। ऑप्शन बी है, सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं। ऑप्शन सी है, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और ऑप्शन डी है, तमिल में श्रीलंका की सरकार में तमिलों के बीच, माने श्रीलंका में सरकार और तमिलों के बीच का जो तनाव है वो। तो कौन सा उदाहरण जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ये कोई चुनौती थोड़ी ना है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भारतीय संवैधानिक रूप से ये अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि समाज के सभी तबकों को समान रूप से ऊपर लाने की कोशिश, ये कोई लोकतांत्रिक रूप से चुनौती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? तो लिच्छवी गणतंत्र था, भारत का प्राचीनतम गणतंत्र में से एक है। जिस समय वैशाली को जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, तो वहाँ पर क्या था, प्राचीन गणतंत्र हो गया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। यानी लिच्छवी जो है अभी वर्तमान में हम लोग वैशाली जहाँ है वही था, ठीक है। यहाँ पर सैकड़ों साल पूर्व ऐसा शासन था, लोकतांत्रिक ढंग से शासन चलता था, जिसमें भले ही राजा ही शासन करता था परंतु जनता की इच्छा से। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का या विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र या पहला गणतंत्र जो था वैशाली ही था, जिसकी राजधानी लिच्छवी गणतंत्र था, ठीक है, उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? स्पष्ट है, बिहार है ना, क्योंकि वैशाली की बात कर रहे हैं तो बिहार में ही है ना। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? आंसर है घाना के। अगला सवाल है, रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने यानी नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं
क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे विभेद को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ इस भेद का समाप्ति हुआ। नेल्सन मंडेला वहाँ के महान नेता थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के। वहाँ पे उनको ऐसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है एक तरह से, है ना। महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग का गठन किस राज्य में बनाया गया? महादलितों के विकास के लिए महादलित जो आयोग है कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया है। ऐसे बिहार में बहुत तरह के जातिगत मतलब आयोग बनते ही रहते हैं। आगे है, जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था? चिली, पोलैंड, म्यांमार या घाना? तो इसका आंसर है चिली। बिल्कुल इसका आंसर चिली है। जनरल पिनोशे जो थे चिली के नेता थे। एक मतलब इनका संबंध चिली से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? ठीक है, ये श्रीलंका का है। LTTE, ठीक है। इस संगठन एक तमिल संगठन था, ठीक है, तमिलों का एक संगठन था जो श्रीलंका में हो रहे उनके साथ दुर्व्यवहारों के खिलाफ था, श्रीलंका के सरकार के खिलाफ था। इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया क्योंकि ये श्रीलंका में अशांति फैला रहा था। तो ये श्रीलंका का है, ठीक है। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या लगा रखा है? सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी प्रतिबंध है। इसका आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल है, 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव सभा के उपचुनाव के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी? मतलब अपने किसी भी परिजन को उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ये किसने कहा, है ना? समझ में आया? जैसे होता है ना कि कोई भी पार्टी के जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल होते हैं, तो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को कहीं से टिकट दे देता है। तो इस तरह की बातें नहीं करने की बात किसने कहा? 48 नंबर जो सवाल है इसका आंसर है जनता दल यू, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, इन्होंने यह बात रखी कि ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। लेकिन इनकी बात तो कुछ और ही है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, आंग सांग सू की किस देश में लोकतंत्र लाने के लिए प्रयासरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार में। 50 नंबर सवाल है, कौन सा देश जाति तनाव और आपसी संघर्ष में विखंडित हो गया? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बटा, छोटे छोटे प्रांतों में बट गया। इसका कारण था जातीय तनाव और आपसी संघर्ष। 51 नंबर सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है 1993 में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था 2004 में। यह अधिनियम लागू हुआ था राजस्थान में। और सब पूरे भारत की जहाँ तक बात है तो ये भारत में ये कानून के रूप में पूरे भारत में लागू हुआ 2005 में। ठीक है, तो ये दो तरह के सवाल हैं, ध्यान रखना है आपको। 53 नंबर है, सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को। 54 नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? लोकतांत्रिक सुधार कौन करता है? तो चुनाव आयोग तो नहीं करता है।
चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ही लोकतांत्रिक सुधार करते हैं संविधान में या फिर किसी भी तरह के बदलाव करने के लिए राजनीतिक दलों की ही भूमिका होती है। 55 नंबर सवाल है, भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन सा कानून लगाता है? शिक्षा का अधिकार कानून, संपत्ति का अधिकार कानून, लोक सेवा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार कानून, क्योंकि सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार आम जनता को अगर दे दी जाए तो भ्रष्टाचार जो है पर उस पर अंकुश लगाया जा सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तो समाप्त हो गया। और जिस तरह आपने देखा ये 55 ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर का था, कितने बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, है कि नहीं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, अगर है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इससे कि दूसरे बच्चे भी इसको देखें, समझें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी कर सके, है कि नहीं, एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अब इकोनॉमिक्स का इसके बाद सीरीज चलाएंगे, टोटल इकोनॉमिक्स समाप्त करके फिर हम लोग साइंस, हिंदी और संस्कृत, फिर मैथ इत्यादि सभी विषयों की तैयारी इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।